अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया की सियासत में कुछ जगह बगैर शोर मचाए तारीख बदल देती। ग्रीनलैंड भी ऐसी ही एक जगह। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताएंगे जिससे ये बात वाज़ेह होगी कि आखिर क्यों बर्फ से ढके एक जजीरे ने इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ मुतवज्जो कर। ग्रीनलैंड की अहमियत हमारी सोच से भी ज्यादा है। क्या वजह है कि एक बर्फानी जजीरा जहां ना फैक्ट्रियां हैं ना मेगा सिटीज अचानक इंटरनेशनल पावर्स के आसाम पर सवार हो गई। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। रकबा 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर यानी सऊदी अरब से भी बड़ा, लेकिन आबादी सिर्फ 56,000। ये टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2009 से इसे खुद मुख्तारी हासिल है। यहाँ अपनी पार्लियामेंट है, अपना फ्लैग है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डेनमार्क संभालता। सवाल ये नहीं कि यूएसए ग्रीनलैंड में दिलचस्पी क्यों रखता है, सवाल ये है कि यूएसए अब इस दिलचस्पी को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पा रहा। 1946 में अमेरिका ने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की। डेनमार्क ने इनकार कर दिया, लेकिन कोल्ड वॉर शुरू हुई तो 1951 में अमेरिका ने फ्यूल एयर बेस बना लिया। ये बेस आज भी चल रहा है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है जो रशियन मिसाइल्स को 3000 माइल्स दूर से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब कहानी बदल गई। अब मामला सिर्फ रशिया को रोकने का नहीं रहा। आर्कटिक रीजन में मिलिट्री एक्टिविटी पिछले 10 सालों में 300% तक बढ़ गई है। रशिया ने आर्कटिक में 475 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस दोबारा खोले हैं जो सोवियत दौर में बंद हो गए। रशिया के पास अब आर्कटिक केपेबल सबमरीन्स की तादाद 40 से ज्यादा है। चाइना की बात करें तो चाइनीज आइस ब्रेकर शिप शूलोंग 2 बाकायदगी से आर्कटिक वाटर्स में रिसर्च मिशंस करता रहा, लेकिन अमेरिका के पास ऑपरेशनल आइस ब्रेकर्स की तादाद सिर्फ 2 है, जबकि रशिया के पास 40 से ज्यादा। पेंटागन के मुताबिक आर्कटिक डोमेन में फियर कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने के लिए फॉरवर्ड पोजीशनिंग जरूरी है और ग्रीनलैंड वो पोजीशनिंग। अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं, जमीन के नीचे छुपे खजाने की। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो मिनरल्स हैं जिनके बगैर आपकी इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन्स, मिसाइल गाइडिंग सिस्टम तक कुछ भी नहीं चल सकता। इस वक्त दुनिया के 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना के पास। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि चाइना दुनिया की 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग करता है। ये अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। लेकिन ग्रीनलैंड में क्या है? ग्रीनलैंड के वेनफील्ड डिपॉजिट में तकरीबन 11 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स मौजूद। इसमें नियोडीमियम और डिस्प्रोजियम जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल। ये परमानेंट मैग्नेट्स F-35 फाइटर जेट्स और विंड टर्बाइंस में इस्तेमाल होते हैं। डेनिश जियोलॉजिकल सर्वे ने 2020 में कंफर्म किया कि ग्रीनलैंड में कम से कम 38 मिलियन टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पोटेंशियल मौजूद। अमेरिका इस वक्त अपनी रेयर अर्थ जरूरियात का 80% चाइना से इंपोर्ट करता है। ग्रीनलैंड इस डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है, लेकिन सिर्फ मिनरल्स का मामला नहीं, लड़ाई तो आसमान में भी है। अगर रशिया या चाइना अमेरिका पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करें तो सबसे छोटा रास्ता आर्कटिक के ऊपर से फ्यूल एयर बेस पर लगा ANFPS-132 रडार सिस्टम 3000 मील यानी तकरीबन 4800 किलोमीटर दूर तक के मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक बेस काफी नहीं। पेंटागन ग्रीनलैंड के मशरकी और मगरबी कोस्ट पर मजीद रेडार इंस्टॉलेशन चाहता है, क्योंकि जो ताकत आर्कटिक को कंट्रोल करेगी वो स्पेस बेस्ड मिसाइल थ्रेट्स को पहले डिटेक्ट कर सकेगी। हम आसमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे का खजाना तो अभी बाकी है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने 2008 में एक बॉम्बशेल रिपोर्ट जारी की। उसमें लिखा था कि आर्कटिक सर्कल के अंदर दुनिया के 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स और 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। अगर क्वांटिटेटिवली बात की जाए तो ये तकरीबन 90 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल एंड 1669 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस बनती। हैरान हुए ना? इसके अलावा ग्रीनलैंड के कोस्टल वाटर्स में तकरीबन 18 बिलियन बैरल ऑयल का तखमीना है। ग्रीनलैंड के कोस्टल वाटर्स सिर्फ साहिली समुंदर नहीं, ये दरअसल दुनिया के सबसे बड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में से एक है।
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी मुल्क को अपने साहिल से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में माहीगीरी, तेल और गैस, मादनी वसाइल पर खुसूसी हक हासिल होता है। आर्कटिक काउंसिल और डैनिश गवर्नमेंट के मुताबिक ग्रीनलैंड के गिर्द ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये सब बर्फ के नीचे फिलवक्त निकालना मुश्किल। लेकिन नासा का क्लाइमेट डाटा कहता है कि आर्कटिक सी आइस हर दिहाई में 13% पिघल रही है। अगले 20 साल में ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द समुंदर समर्स में मुकम्मल तौर पर आइस फ्री हो सकता है। इसका मतलब है ड्रिलिंग आसान हो जाएगी और जिसके पास ये रिजर्व्स होंगे वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में डोमिनेंस हासिल कर सकेगी। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि जब आर्कटिक की बर्फ मुकम्मल पिघल जाएगी तो जमीन की क्या कीमत हो। इस वक्त ग्रीनलैंड की 80% से ज्यादा सतह बर्फ से ढकी हुई, लेकिन सन 2100 तक ग्रीनलैंड का 30 से 40% हिस्सा आइस फ्री हो जाएगा। इसका मतलब है तकरीबन 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर काबिले रिहाइश जमीन। ये रकबा फ्रांस से भी बड़ा। जैसे जैसे आर्कटिक गर्म होगा ग्रीनलैंड की रियल एस्टेट वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 2050 तक बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर मुमकिन हो सकती, नए शहर बसाए जा सकेंगे। इस वक्त ग्रीनलैंड की पूरी आबादी सिर्फ 56,000 है, लेकिन जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो लाखों लोग यहाँ सेटल हो सकते हैं। एशिया से यूरोप तक जाने के लिए इस वक्त शिप्स को सुएज कैनाल से 12,000 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करना पड़ता है। आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट से यह फासला 7,000 नॉटिकल माइल्स रह जाता है, यानी 40% का, और ग्रीनलैंड इस रूट के बिल्कुल बीच में। अगले 30 सालों में ग्रीनलैंड के कोस्टल एरियाज की लैंड वैल्यू 500% तक बढ़ सकती है। जिसके पास ये रियल एस्टेट होगी वो पोर्ट्स बनाएगा, एयरपोर्ट्स बनाएगा, रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाएगा, टोल्स लगाएगा। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये अगली सदी का पनामा कैनाल और सुएज कैनाल दोनों हैं। लेकिन चाइना पहले ही इस प्रॉपर्टी गेम में दाखिल हो चुका है। 2018 में चाइना ने अपना आर्कटिक पॉलिसी पेपर जारी, उसमें पोलर सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट पेश किया। चाइना का प्लान वाज़ेह है, आर्कटिक शिपिंग रूट्स में इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और ग्लोबल ट्रेड को अपनी शराइत पर चलाओ। चाइना ओशन शिपिंग कंपनी यानी कोस्को ने 2013 से अब तक नॉर्दर्न सी रूट से 30 से ज्यादा कमर्शियल वॉयजेस मुकम्मल। चाइना ने आइसलैंड में पोर्ट फैसिलिटीज खरीदी हैं, नॉर्वे में रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, रशिया के साथ मिलकर आर्कटिक LNG प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। और अमेरिका ये सब देख रहा है और जानता है कि अगर ग्रीनलैंड चाइना के इन्फ्लुएंस में चला गया तो आर्कटिक में अमेरिकी मौजूदगी खत्म हो जाएगी। डेनमार्क खुद फाइनेंशियली कमजोर है। ग्रीनलैंड की इकोनॉमी हर साल डेनमार्क से $600 मिलियन की सब्सिडीज पर चलती। चाइना ये पैसे देने के लिए तैयार है और अमेरिका ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे की कहानी और भी सीरियस हो जाएगी, क्योंकि अब बात सिर्फ तेल, गैस या मिनरल्स तक महदूद नहीं रही। अब बात उस चीज की है जिसके बगैर इंसान 3 दिन तक नहीं जी सकता। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जितना फ्रेश वाटर है उसका 10% ग्रीनलैंड की आइस शीट्स में जमा है। और क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड की आइस शीट का हुजम तकरीबन 28 लाख क्यूबिक किलोमीटर्स है और नासा के मुताबिक ये आइस शीट्स हर साल तकरीबन 280 बिलियन टन बर्फ खो रही है। ये पिघला हुआ पानी समुद्र में जा रहा है। लेकिन सोचें, अगर ये पानी कैप्चर किया जाए तो क्या होगा। UN वाटर की 2023 रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया की 50% आबादी वाटर स्कार्सिटी का शिकार हो जाएगी, यानी पानी की कमी का शिकार हो जाएगी, खास तौर पर मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2030 तक फ्रेश वाटर की डिमांड मौजूदा सप्लाई से 40% तक ज्यादा हो जाएगी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर बन सकता है। पहले से ही कुछ कंपनियां ग्रीनलैंड में मेल्टेड ग्लेशियर वाटर बॉटल्स करके बेच रही हैं। ये प्रीमियम वाटर मार्केट में तकरीबन $5 से $10 तक फेच करता है। अमेरिकन पॉलिसी मेकर एक चीज बहुत अच्छी तरह समझते, एम्पायर्स वही बनती हैं जहां फ्यूचर हो, माजी नहीं। 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर ने सुएज कैनाल कंट्रोल और ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते। 20वीं सदी में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड सिक्योर, वो एनर्जी कंट्रोल करते। 21वीं सदी में जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वो शिपिंग, रेयर मिनरल्स, फ्रेश वाटर रूट्स और क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन सब कंट्रोल करेगा। ग्रीनलैंड सिर्फ एक जजीरा नहीं,
یہ ایک لیگیسی پروجیکٹ. اگر امریکہ گرین لینڈ حاصل کر لے یا کم از کم وہاں ڈومیننٹ انفلوئنس رکھے تو اگلے 100 سال کے لیے اس کی سپر پاور سٹیٹس گارنٹی ہو جاتی. یہ ٹرمپ کا انڈیویجول آبسیشن نہیں, یہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی, لیکن اس اسٹریٹجی کی ایک تاریخی لیئر ہے. 1823 میں امریکن پریزیڈنٹ جیمز مونروے نے ایک ڈاکٹرائن اناؤنس, ویسٹرن ہیمیسفیئر میں یورپین پاورز کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. چائنا اور رشیا کو یہاں آنے دینا مونروے ڈاکٹرائن کی خلاف ورزی. گرین لینڈ آئس لینڈ یونائٹڈ کنگڈم گیپ, یہ وہ سمندری راستہ ہے جو نارتھ اٹلانٹک کو آرکٹک اوشن سے جوڑتا ہے. کولڈ وار کے دوران نیٹو کی پوری نیول اسٹریٹجی اس گیپ کو کنٹرول کرنے پر مبنی تھی, کیونکہ اگر سوویت سب مرینز اٹلانٹک میں آنا چاہیں تو انہیں GIU کے گیپ سے گزرنا پڑتا تھا. نیٹو نے یہاں انڈر واٹر لسننگ ڈیوائسز نصب کیے, پیٹرول ایئر کرافٹ مسلسل اڑائے اور سب مرینز تعینات. آج رشیا کی نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز دوبارہ اسی روٹ کو استعمال کر رہی ہیں. اگر گرین لینڈ پر مکمل کنٹرول ہو تو امریکہ GIU کے گیپ کو مکمل طور پر مانیٹر کر سکتا ہے. یہاں سے گزرنے والی ہر سب مرین, ہر شپ, ہر ایئر کرافٹ ٹریک ہوگی. جو اسے کنٹرول کرے گا وہ اٹلانٹک اوشن کنٹرول کرے گا. یہ صرف گرین لینڈ کی بات نہیں, یہ پورے ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات. تو دوستو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے.